हाँ सर ये जो मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस से क्वेश्चन पूछना था सर, ये जो हमारे पास कमीशन है 0.2% अगर होगी तो वो हमें जो है वो एज टैक्सेबल नहीं होगी, वो नहीं होगी, डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। और सर अगर 0.2% से एक्सीड कर जाए तो फिर तो जो फिर डिसअलाउ हो जाएगा ना, लेकिन वो साथ और भी तो बातें थी ना कि वो के कौन हर एक के लिए तो डिसअलाउ नहीं है ना वो। ठीक है, आपने उसकी स्लाइड पे आपने मेरे ख्याल सारी कंडीशंस नहीं देखी, मैं स्लाइड आपके लिए खोल देता सर मैंने देखी है उसकी कंडीशंस। और सर एक और पॉइंट था हूँ। जहाँ पे the word benefit includes any benefit derived by way of waiver of profit on debt or a debt itself. सर इसका क्या है? पहले एक मिनट, मैंने वो स्लाइड आपके लिए ओपन कर दी। आप देखें कमीशन डिसअलाउ होगा अगर ये 3 शर्तें पूरी हो। एक तो वो गुड्स थर्ड शेड्यूल की है, रेट ऑफ कमीशन rate of commission is more than 0.2% of gross amount of supplies and the commission is not an active taxpayer। जब ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो क्या होगा, एक्सपेंस डिसअलाउ। तो ये वो पहले वाला सवाल का आपका जवाब हो गया। अब जरा अगला सवाल पूछे। सर ये अगला सवाल था, बेनिफिट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट ड्राइव्ड बाय वे ऑफ वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और डेट इटसेल्फ इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये ये कह रहा है कि अगर आपने लोन लिया, ठीक है, और वो यस लोन सर। आपको माफ कर दिया गया या उस लोन पे जो इंटरेस्ट आपको माफ कर दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगा। देखिए आपको किसी ने लोन दिया और वो लोन आपको माफ कर दे तो आपकी क्या है, आमदनी होगी ना। वो फिर हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। यस सर। और सर जो मैं आपसे उस दिन पूछ रही थी ना, ये प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन का, सर उसमें था, वो राइस की बुक में था ना कि अगर उसने की हुई है अनअप्रूव्ड में, तो अगर वो उसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट्स भी करता है तो भी वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी प्रोविडेंट फंड में, और जो हमारे पास प्रोविडेंट होगा अप्रूव्ड होगा, तो उसके लिए चाहे वो इफेक्टिव अरेंजमेंट्स करे ना करे, वो उसको डिसअलाउ होगा, वो अलाउ होगा उसको एज एक्सपेंस। मैं समझा नहीं, आप दोबारा बताएं क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं। सर जो ग्रेजुएट, आप एक दफ़ा मुझे ये बता दीजिए, जो कंट्रीब्यूशन टू द उसमें है प्रोविडेंट फंड, उसकी सर क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि राइस की बुक में था ना एक क्वेश्चन, उसमें जो उसने अनअप्रूव्ड था उसके लिए उसने इफेक्टिव अरेंजमेंट्स की हुई थी, ठीक है, उसके बावजूद भी वो टैक्सेबल मींस के था, उसको डिडक्शन अलाउड नहीं की जा रही थी उसकी। देखिए मैं दो बातें अलग अलग हैं। ये अगर कोई अनअप्रूव्ड फंड है, ठीक है, तो यस सर। अनअप्रूव्ड फंड को तो कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ होगी। तो अगर उसने अनअप्रूव्ड फंड को कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ की है तो ठीक किया हुआ है ना। तो सर अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट्स की हुई है टैक्स के लिए तो भी वो दो डिसअलाउ होगी? अलग अलग कंडीशंस है ना, अनअप्रूव्ड एक अलग कंडीशन है और इफेक्टिव अरेंजमेंट एक अलग कंडीशन है। अगर दोनों में सर से मुझे कोई एक भी कंडीशन मीट, देखें ये जो सारी सेक्शन 21 की कंडीशंस हैं ये सारी अलग अलग है। अगर आप एक मसलन फॉर एग्जांपल, इसको मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, आपने पेमेंट तो की बैंकिंग चैनल के जरिए लेकिन आपने टैक्स नहीं काटा, तो पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। तो आपने तो सारी कंडीशंस देखनी है ना, कि अगर फर्ज किया एक कंडीशन को पूरा कर रहा है, ये सारी कंडीशन पूरा करे लेकिन एक कोई कंडीशन मिस हो रही हो, तो जो मिसिंग कंडीशन है हमने उसको देखना है, उसके मुताबिक डिसअलाउ कर देंगे। और सर हमारा ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसमें हमारे पास कोई टैक्स क्रेडिट है? इस पे हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है? तो ये टैक्स क्रेडिट सारे मिलते हैं ना इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट। जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, चैरिटेबल डोनेशन का मिलता है, और एक आध और भी था, चैरिटेबल डोनेशन का भी मिलता है, एक मेरे ख्याल है वो इंश्योरेंस वाला भी शायद मिलता है उसके अगेंस्ट। इसके अलावा अगर कंपनीज हो या इंडिविजुअल कंपनीज हो तो कंपनीज को वो वाले भी टैक्स क्रेडिट मिलते हैं। कंपनीज की इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है ना, तो कंपनी को मैंने आपको बताया था वो 65D के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और ग्रेजुएट को एम्प्लॉय देने के, एम्प्लॉयर करने के, उसके भी टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। यस सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो, सैलरी भी हो, फॉरेन भी हो और एओपी से भी हो, तो फिर आप तो सर बहुत हम अमीर, लोग इन आप बहुत अमीर हैं। सर फिर उसमें हम लोग टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे, मतलब किस सीक्वेंस से लेंगे? पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेंगे उसके बाद सबसे पहले फॉरेन सैलरी? टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है, फिर उसके बाद चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स जो डोनेशंस वगैरह के होते हैं, और आखिर में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। यस सर। सही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।
अच्छा जी, तो ये काफ़ी सारे सवाल हो गए और आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है आपकी थ्योरी के चैप्टर्स के ऊपर। तो थ्योरी में हम रिटर्न्स पे बात शुरू करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ रिटर्न्स का लेक्चर। रिटर्न्स, अच्छा जनाब, अगर आपने जब इनकम अर्न की, इनकम के बाद आपने टैक्सेबल इनकम का हिसाब लगाया, टैक्सेबल इनकम के साथ आपने सारे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया, तो फिर ये जो सारा कुछ आप कैलकुलेशन करते हैं, गवर्नमेंट को एक फॉर्म होता है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कहते हैं, और उस रिटर्न फॉर्म के थ्रू आप ये एनुअल टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल जमा करवा देते हैं। ठीक है, ये रिटर्न फाइल करनी किस किस के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो एक लिस्ट है और ये थ्योरी में आपके पास सवाल आ सकता है, आप उस लिस्ट में बयान करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरी कंपनी, हर कंपनी ने ये रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। एवरी अदर पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स द अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कंपनी के अलावा अदर पर्सन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल हो गया, एओपी हो गया। तो इंडिविजुअल को अगर सैलरीड है तो 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, और अगर कंपनी सॉरी एओपी है तो 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, या बिजनेस इंडिविजुअल है तो उसे भी 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो ऐसा सैलरीड इंडिविजुअल की अगर आमदनी 6 लाख से ज्यादा हो तो उसे भी रिटर्न फाइल करनी है, और अगर बिजनेस इंडिविजुअल की आमदनी 4 लाख से ज्यादा हो तो उसे रिटर्न फाइल करनी है। अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, इन्होंने भी रिटर्न फाइल करनी है। एनी पर्सन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द टू प्रीसीडिंग ईयर्स, अगर फर्ज किया किसी शख्स की, फर्ज किया इस साल टैक्सेबल इनकम नहीं है लेकिन पिछले 2 सालों में उसे टैक्स लगा है तो उसे भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एनी पर्सन हु क्लेम्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, किसी शख्स की पिछले सालों में कोई लॉस हुआ था और वो ये चाहता है कि, आपको याद है ना मैंने पढ़ाया था कि लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उसे भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओनर ऑफ immovable property with land area of 500 square yards or more or owns a flat located in the prescribed area, अगर किसी बंदे के पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी है या उसके पास फ्लैट है तो उसको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हाउएवर, अगर कोई विडो है, बेवा है, ऑर्फन है, यानी कोई यतीम है बिलो एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल से कम उम्र का, डिसेबल्ड पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इन लोगों को अगर कोई और रीजन नहीं है, इनकी ओनरशिप में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन इनके पास कोई और आमदनी वगैरह नहीं है, बाकी जो इस स्लाइड में रीजंस लिखे हुए हैं कोई और रीजंस नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर उनको इस वजह से रिटर्न फाइल करनी है कि उनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनको भी बचत है, उनको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओनर ऑफ लैंड ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर इन अ रेटिंग एरिया, ये अगेन अगर किसी के पास रेटिंग एरिया में हो, नॉन रेटिंग एरिया में 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा, तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एक्सेप्ट विडो, यतीम बच्चा, डिसेबल्ड पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। फिर अगर किसी के पास मोटर व्हीकल हो, 1000 सीसी के से ज्यादा का किसी के पास मोटर व्हीकल हो, तो उसे भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी लाजमी है। हाउएवर ये वाली क्लॉज अप्लाई नहीं होती विडो पे और फ्रॉम बिलो एज ऑफ 20 इयर्स, 5 इयर्स पे और डिसेबल्ड पर्सन पे। यानी अगर कोई बेवा औरत है और उस बेवा औरत की कोई आमदनी नहीं है, कोई उसके पास घर नहीं है, कोई उसके पास इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रॉफिट नहीं है, शी डजंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड लॉस, बस उसके पास एक 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है, ठीक है, तो वो उसका फर्ज किया उसका वालदैन ने, किसी ने गिफ्ट की हुई है 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी, तो उस बेवा को या उस यतीम बच्चे को या उस डिसेबल्ड पर्सन को सिर्फ इस वजह से अगर रिटर्न फाइल करनी है तो उसे लॉ कहता है कि अच्छा चलो छोड़ो, आप रिटर्न फाइल ना करो। एनटीए नंबर होल्डर को रिटर्न फाइल करनी है। अगर किसी के पास कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो उसको 5 लाख से ज्यादा का अगर बिल आता है तो उसमें भी रिटर्न फाइल करनी है। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है जो रजिस्टर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, आई कैप के साथ, आईसीएमए के पास, यानी उनका अगर मेंबर है तो उसको भी रिटर्न फाइल करनी होती है। ऐसा कोई शख्स जिसकी बिजनेस इनकम 3 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम हो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करनी लाजमी है। और हर वो रेजिडेंट पर्सन जिसने फॉरेन एसेस लायबिलिटीज की स्टेटमेंट फाइल करनी है 116 ए के अंदर, ये आपको एक तरह से रटा लगाना पड़ेगा कि भाई रिटर्न फाइल करनी किसके लिए मैंडेटरी है, और अगर इनमें से किसी कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, सॉरी, एक रूहा का क्वेश्चन था वो रह गया, मैं पहले वो आंसर कर दूं। तो मैंने कहा जी मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड दोबारा बता दें। मिनिमम टैक्स का कैरी फॉरवर्ड ये होता है कि अगर फर्ज किया आपकी टैक्स लायबिलिटी है 2 लाख रुपए और मिनिमम टैक्स जो था वो 2,20,000 रुपए था, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 है आपको पे तो 2,20,000 करने पड़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आपको नेक्स्ट 5 ईयर। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। सर ये सेकंड पॉइंट जरा समझा दें। इसमें लिखा हुआ है ना कि एवरी अदर पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स
the amount not chargeable to tax. जो सर ये amount not, जैसे सैलरीड पर्सन जी है, सैलरीड पर्सन है, आपने टेबल देखा है ना सैलरीड पर्सन का, तो जी उसे जी 6 लाख तक कोई टैक्स देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, तो वो 6 लाख से एक्सीड करेगा तो उसे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और सर ये any person charged to tax in any of the two preceding years, मतलब आज हम टैक्स ईयर 2020 मतलब में है ना, ठीक है, तो यस सर, अगर किसी शख्स ने फर्ज किया इस साल उसकी कोई आमदनी नहीं है या कोई और वजह नहीं है टैक्स देने की उसकी, ठीक है, सही, लेकिन उसे पिछले साल या उससे पिछले साल उसे टैक्स देना पड़ा था किसी वजह से, उस वक्त उसकी आमदनी थी, तो उसे रिटर्न इस यस साल भी सर, फाइल करनी पड़ेगी। बेशक वो नील की रिटर्न फाइल करे, देखे बताए कि जी मेरी कोई आमदनी नहीं है, लेकिन रिटर्न उसे फिर भी फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन ऑफ रिटर्न। अगर किसी शख्स से रिटर्न में कोई गलती हो जाए तो वो रिटर्न को रिवाइज भी कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, अकम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स, कि उसने अपने रिटर्न के साथ रिवाइज्ड अकाउंट्स या रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने लाजमी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अप्रूवल बाय CIR इन राइटिंग, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से उसने अप्रूवल लेना है इन राइटिंग, ठीक। अच्छा, इसके साथ बाज सूरतों में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से। अगर फर्ज किया वो रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो विद इन 60 डेज रिवीजन कर रहा है, यानी अगर फर्ज किया 31 दिसंबर में रिटर्न फाइल की और 15 जनवरी को वो रिवाइज कर रहा है, तो अब ये विद इन 60 डेज हो गया, फिर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर उसने अप्रूवल एप्लीकेशन फाइल कर दी, मतलब 60 डेज के बाद रिवाइज कर रहा है, और 60 डेज के बाद उसने एप्लीकेशन फाइल किया दिसंबर 31 को रिटर्न फाइल की, और रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की उसने 15 मार्च को, अब 60 डेज गुजर चुके। लेकिन उसने जब रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर ने अगर अपना ऑर्डर पास नहीं किया, तो फिर समझा जाएगा कमिश्नर ने अप्रूवल डीम्ड ग्रांटेड, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अप्रूवल डीम्ड ग्रांटेड यानी अप्रूवल समझा जाएगा दे दी गई है, उसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर और लॉस इज लेस देन डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 150, यानी उसने पहले आमदनी डिक्लेयर की थी, फर्स्ट किया 8 लाख रुपए, अब वो कहता है यार गलती हो गई थी, 8 लाख नहीं है, मुझे तो 10 लाख डिक्लेयर करनी थी, तो टैक्स वाले कहते हैं आजा यार ज्यादा ही दे रहे हैं ना, कोई कम तो नहीं दे रहा, तो वो ज्यादा आमदनी अपनी डिक्लेयर करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, उसके लिए कमिश्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी यानी उसके बाद कहता है रीजंस फॉर रिवीजन ड्यूली साइन टू बी फर्निश्ड, जब उसने एप्लीकेशन अगर फाइल करनी है तो उसके साथ रीजन फॉर रिवीजन देने जरूरी है। आखिरी पॉइंट है, टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज नॉट लेस देन इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 121 22 22 ए 22 सी 129 132 133 और 221। टैक्सेबल इनकम वो कहता है कि फर्ज किया एक शख्स ने अपनी टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की 7 लाख रुपया, उसके बाद ये जो जितने सेक्शंस है ना, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये होते हैं ऑडिट या असेसमेंट के सेक्शन। टैक्स ऑफिसर ने उसकी रिटर्न का ऑडिट किया, रिटर्न के ऑडिट के बाद उसने कहा नहीं नहीं तुम्हारी आमदनी 7 लाख नहीं है 12 लाख रुपए, टैक्स अफसर ने उसको ऑडिट करके ऑर्डर जारी कर दिया 12 लाख की आमदनी का। अब अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहता है तो वो कम से कम अपनी आमदनी 12 लाख शो करनी पड़ेगी, उससे कम की आमदनी वो शो नहीं कर सकता। तो ये रिवीजन ऑफ रिटर्न की प्रोविजन है। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो पूछें। सर ये कमीशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया और लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। कमिश्नर वाला अप्रूवल बाय कमिश्नर इन राइटिंग सर यस सर। अच्छा देखें, कमिश्नर से वो कहता है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है ना तो उसके लिए जरूरी है कि कमिश्नर इन रेवेन्यू को आप अप्लाई करेंगे, वो आपको अलाउ करेगा तो फिर आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये तो पहली बात होगी। फिर उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी एक्सेप्शंस का मतलब है जहां पर आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पहली एक्सेप्शन है, अगर आपने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की है विद इन 60 डेज ऑफ रिटर्न, मतलब आपने 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल की तो 60 डेज पूरे होने से पहले पहले अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो बगैर अप्रूवल के कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। दूसरी बात लिखी हुई है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की, मतलब फर्स्ट किया 60 डेज गुजर चुके, आपने दिसंबर 31 को रिटर्न फाइल की, अब 15 मार्च आ गया, इसका मतलब 60 डेज गुजर चुके, तो अब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रिवीजन की। ये जब आप रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो अब उन्होंने कमिश्नर को कहा कि जब एप्लीकेशन आ जाए तो विद इन 60 डेज उसका अप्रूवल लाजमी देना है, या अप्रूव करो या रिजेक्ट करो।
अगर कमिश्नर विद इन नेक्स्ट 60 डेज उसके ऊपर कोई फैसला नहीं करता तो फिर समझा जाएगा कि जनाब अप्रूवल डीम्ड गारंटी है, यानी ऐसा समझा जाएगा जैसे अप्रूवल मिल गई। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तीसरी बात, अप्रूवल डीम्ड ग्रांटेड इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर और लॉस इज लेस। यानी आपने फर्ज किया आपने टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की थी 8 लाख रुपए, आप रिटर्न रिवाइज करके 12 लाख डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स वाले आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो पहले से ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी तरह आपने लॉस डिक्लेयर किया था पहले, फर्ज किया 50 लाख रुपए का, आप कहते नहीं यार ज्यादा लॉस डिक्लेयर हो गया, लॉस मेरा असल तो 35 लाख रुपए, तो उसमें भी वो कहता है कमिश्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टैक्स वालों का फायदा नहीं है, फायदा है उनका, नुकसान नहीं है। समझ में आ गई? ठीक है सर। ठीक है। और ठीक है। आखिरी बात ये है कि जब आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं ना तो टैक्स वाले उसका ऑडिट करते हैं। ठीक है, आपने टैक्स रिटर्न जमा कराई, आपने जनाब उसके ऊपर फर्ज किया अपनी आमदनी डिक्लेयर की 8 लाख रुपए, टैक्स वाले ने ऑडिट किया और ऑडिट करके उसने ऑर्डर आपके खिलाफ पास कर दिया, उसने कहा इसकी आमदनी 8 लाख नहीं है बल्कि 12 लाख है। ठीक है, तो जब उसने ठीक है सर। आपकी आमदनी 12 लाख रुपए बना दी, उसके बाद अगर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी कम से कम आमदनी 12 लाख रुपए दिखाएंगे तो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, उससे कम आमदनी आप अब नहीं दिखा सकते जितनी अफसर ने कहा। ठीक है, ठीक है, सही सर, सही सर। ओके। अच्छा जी, चैट बॉक्स में भी किसी का क्वेश्चन है सर, रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या है? रिटर्न फाइल करने का मतलब है, मैंने शुरू में कहा कि जब आप साल में अपनी आमदनी का हिसाब कर लेते हैं तो उस आमदनी के हिसाब के बाद एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के ऊपर आप अपनी आमदनी डिक्लेयर करते हैं और उसमें बताते हैं, मसलन आप अपनी आमदनी दिखाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब 5 लाख रुपए मेरी आमदनी है, इतने मेरे खर्चे हैं, तो वो जो फॉर्म है ना रिटर्न का फॉर्म भरना, तो जैसे आप दाखला लेते हैं ना एसबीएम के अंदर, तो आपने दाखला लेते हुए आपने एक फॉर्म फिल किया होगा, या आप किसी जैसे हॉटमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं या किसी जगह पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वो करते हुए आपको अपना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो इसी तरह जो टैक्स का फॉर्म होता है ना उसे रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं। जो इनकम टैक्स का फॉर्म होता है जिसमें आप बताते हैं कि जी मेरी सैलरी इनकम इतनी है, मेरी बिजनेस इनकम इतनी है, मेरा कैपिटल गेन इतना है, मेरे पास जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इतनी है, तो ये जो सारी चीजें आप जिस फॉर्म में फिल करके गवर्नमेंट को जमा कराते हैं उसे कहते हैं रिटर्न ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टू कॉल फॉर रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की पावर्स बताई गई हैं कि वो अगर किसी शख्स ने रिटर्न फाइल नहीं की और कमिश्नर समझता है कि यार इसे रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, जैसे लोग आमदनी अपनी छुपा लेते हैं ना, एसेट्स छुपा लेते हैं, कमिश्नर को पता लग गया, तो कमिश्नर को अगर पता लग गया तो कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर कहेगा कि लाओ भाई रिटर्न लेके आओ। तो यहाँ पर वो कमिश्नर के पास पावर्स दी गई हैं कि अगर कोई शख्स अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो कमिश्नर के पास पावर्स हैं कि वो उससे उसकी रिटर्न मांग ले और कहे कि जनाब अपनी रिटर्न ऑफ टोटल इनकम आप फाइल करें। तो कहता है कमिश्नर कैन रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स वेयर अ पर्सन हैज डाइड। अगर कोई बंदा फौत हो गया, अब वो जाहिर सी बात है बंदा फौत हो गया तो उससे तो नहीं मांगेगा ना, उसके जो लवाहिकीन है उनसे मांगेगा। पर्सन हैज गॉन बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन। अगर कोई बंदा बैंकरप्ट हो गया है तो उससे कमिश्नर 12 महीने से कम की, यूजुअली रिटर्न 12 महीने की होती है लेकिन उससे कम की मांग सकता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है तो उससे कह सकता है कि जाने से पहले अपनी रिटर्न फाइल करके जाए। ठीक है, इसके अलावा आखिरी जो बुलेट है उसमें बताया कि कमिश्नर जो है अगर किसी इनके अलावा भी किसी भी शख्स से जिसको कमिश्नर को लगता है, मसलन फर्ज किया आप जैसे स्टूडेंट्स है ना, अब आपसे तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्ज किया आप में से किसी स्टूडेंट को आपके पेरेंट्स जो है ना वो कोई गाड़ी आपके नाम कर देते हैं या कोई जमीन आपके नाम कर देते हैं, इनहेरिटेंस में कोई जमीन आ जाती है, कमिश्नर को पता लगता है तो कमिश्नर कहेगा भाई रिटर्न फाइल करो और मुझे बताओ कि ये जमीन, ये पैसे, ये जायदाद ये तुम लोगों के पास कहाँ से आई है। इस स्लाइड पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है?
ओके, नेक्स्ट स्लाइड है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, पहले ना रिटर्न का एक जैसे फॉर्म होता था, वो मैनुअल फॉर्म मिलता था, उसे प्रिंट कराते थे, प्रिंट करा के जो है ना तो एफबीआर के पास उनके पास जाके उसे जमा करा देते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये प्रिंटिंग को छोड़ें, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का रिटर्न, जैसे अब आप पेपर दे रहे हैं ना आजकल, आप के टेस्ट होते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, आपको वहीं पे इलेक्ट्रॉनिकली टेस्ट मिलता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने रिटर्न की फाइलिंग का तरीकाकार भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आपको जरूरत नहीं है कि आप फॉर्म खरीदें, उसे प्रिंट करें और प्रिंट करके तो उस फॉर्म को गवर्नमेंट के पास जमा करवाएं, बल्कि गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना दी, एक वेब पोर्टल बना दिया। उस वेब पोर्टल पे जाएं और वहां पर अपनी आमदनी का और ये सारा हिसाब किताब जो है ना लिख दें। तो वो जो वेब पोर्टल पे जाके आप सारा आमदनी का हिसाब किताब वगैरह लिखते हैं, तो वो हिसाब किताब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न कहलाता है। कुछ लोगों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है, और ये जो लिस्ट दी गई है ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, रटा लगानी पड़ेगी कि किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि हाँ जी बताएं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न किसके लिए मैंडेटरी है, तो आप क्या कहेंगे? कंपनी के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए, नॉन रेजिडेंशिप ओनर एयरक्राफ्ट ओनर के लिए, पर्सन रजिस्टर ऑफ असेट्स के लिए, ईओपी के लिए, कोई पर्सन रिफंड क्लेम करना चाहता है उसके लिए, ऐसा पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन से ज्यादा हो या जिसकी टर्नओवर 50 मिलियन से ज्यादा हो, सैलरीड पर्सन जिनकी टैक्सेबल इनकम है, इन तमाम लोगों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो क्या करेंगे, अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्वेश्चन इस स्लाइड के ऊपर किसी का तो पूछें। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें। सर ये मैनुअली फाइल नहीं कर सकते, मतलब ये वाले जो लोग हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे जो ये जी। जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके लिए मैंडेटरी है। अच्छा ठीक है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली इनके करेंगे। पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, एफटीआर पर्संस, आपको याद है मैंने बताया था आपको कि एक फाइनल टैक्स रिजीम होता है, ठीक है? तो जिन लोगों की एफटीआर इनकम होती है, सिर्फ और सिर्फ एफटीआर इनकम है, जिनकी नॉर्मल इनकम नहीं है, तो उन्होंने अपनी नॉर्मल रिटर्न नहीं फाइल करनी होती। उनके लिए एक खास स्टेटमेंट होती है जिसे सेक्शन 115(4) की स्टेटमेंट कहते हैं। उस स्टेटमेंट में जो नॉर्मल रिटर्न होती है ना, उसमें तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, सैलरी कितनी है, टैक्सेबल कितनी है, एग्जैम्प्ट कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, वगैरह वगैरह, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। जो एफटीआर वाले होते हैं उन्होंने दो लफ्ज लिखने होते हैं। एक उन्होंने लिखना होता है कि जनाब ग्रॉस इनकम कितनी है, और दूसरा लिखना होता है उसके ऊपर टैक्स कितना कट गया। तो उनके लिए बस इतनी रिटर्न होती है, उन्हें लंबी चौड़ी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये कानून वैसे अब तब्दील हो गया है, अभी जो बजट आया था ना, जो बजट पास किया है गवर्नमेंट ने अभी अभी, उसमें एक कानून तब्दील हो गया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए फिलहाल यही वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है? वेल्थ स्टेटमेंट भी हर शख्स ने फाइल करनी है, जिनका यहाँ पर लिखा हुआ नाम, वो कौन कौन से लोग हैं। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर टू डू सो इन सीआईआर ओपिनियन, जिसको कमिश्नर समझता है कि यार ये कोई मसला है, इसको वेल्थ स्टेटमेंट इसकी मांग के देखो कि क्या हिसाब है। वो तो कोई भी हो सकता है, ये बड़ी वास्ट पावर्स है। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज फाइलिंग रिटर्न, जिसने रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना भी मैंडेटरी है। एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ईओपी, अगर कोई पार्टनरशिप का मेंबर है तो उसे भी अपनी रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अ पर्सन फाइलिंग रिटर्न इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन 122C, ये अब रिडंडेंट हो गया है, इसलिए फिलहाल इसको छोड़ दें। आखिरी है एवरी इंडिविजुअल फाइलिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115(4), जो शख्स अपनी ये जो एफटीआर वाला बंदा है उसने रिटर्न तो मुख्तसर फाइल करनी है, सिर्फ स्टेटमेंट फाइल करनी है, लेकिन वेल्थ उसके लिए भी फाइल करनी जरूरी है। फिर उसके बाद अगर कोई शख्स के पास गलती हो जाए कि यार रिटर्न में कोई एरर हो गया, तो वो अपनी रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है। वेल्थ स्टेटमेंट का आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, उसकी मैं आपको सेपरेट वर्किंग करवाऊंगा। जी क्वेश्चन। सर ये जो लिखा हुआ है 115(4), सर इस तरह के सवाल में हमें ये याद करना पड़ता है कि कौन सा सेक्शन है? हाँ, अगर वो आपसे पूछ ले कि ये सेक्शन 116 में किस किस के लिए रिटर्न फाइल करनी, रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी मैंडेटरी है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना? ये याद करना। ठीक है, सही है सर।
अच्छा जी, ये वेल्थ स्टेटमेंट बनती कैसे है ये मैं आपको एक सेपरेट आपको इसके ऊपर बताऊंगा, ये अलग से मैं आपको बताऊंगा, ये अलग लेक्चर में बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट ये किन लोगों ने फाइल करनी है? एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर। अगेन ये कमिश्नर के पास पावर है, किसी से भी मांग सकता है। फिर फॉरेन इनकम नॉट लेस देन $10,000, जिसकी फॉरेन इनकम कम से कम $10,000 है, उसको ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी लाजमी है। या जिसके पास फॉरेन एसेट्स हैं $1,00,000 से ज्यादा के, जिसकी $10,000 से ज्यादा की आमदनी है फॉरेन, या जिसके फॉरेन एसेट्स $1,00,000 से ज्यादा है, उसको ये एक सेपरेट वेल्थ स्टेटमेंट के अलावा एक फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी लाजमी है। इसके अलावा पर्सन ये रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट कर सकता है, इसी तरह फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी रिवाइज कर सकता है अगर उससे कोई गलती हो जाए। रिटर्न फाइल करने की डेट्स क्या है? रिटर्न फाइल करने की डेट्स ये भी वैसे अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल आप ये डेट ध्यान में रखें कि कंपनी ने 30 सितंबर को फाइल करनी होती है। जिसका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान हो उसने 30 सितंबर को फाइल करनी है। ऐसी कंपनी जिसका ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान हो उसने दिसंबर 31 को फाइल करनी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी एफटीआर इनकम है उसने अगस्त 31 को फाइल करनी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी एनटीआर इनकम है उसने सितंबर 30 को फाइल करनी है। इंडिविजुअल सैलरी वाला अगस्त 31, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड एफटीआर अगस्त 31, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड एनटीआर सितंबर 30, ठीक है। और जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है तो उसके साथ ये वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। यही वेल्थ स्टेटमेंट की ड्यू डेट है जो रिटर्न की ड्यू डेट है। किसी का कोई क्वेश्चन इस स्लाइड के ऊपर? आपने लिखा है कि जी रिटर्न फाइलिंग डेट्स भी याद करनी है। ये रिटर्न फाइलिंग की 2-3 डेट्स हैं, एक सितंबर 30 है, एक अगस्त 31 है और एक दिसंबर 31 है। ये आपको याद करनी चाहिए। ये जनाब यहाँ पर सैलरी की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट, ऑडिट एंड रिकवरी। असेसमेंट, ऑडिट एंड रिकवरी, ये सेक्शंस क्या कहते हैं? पहले तो सेक्शन 120 है। ये सेक्शन ये कहता है कि जो आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न एफबीआर को फाइल कर देते हैं, वो समझा जाता है कि जैसे ये बिल्कुल ठीक है, आपने सब कुछ ठीक बताया है, इसमें कोई गलती नहीं है, और ये आपकी समझा जाता है कि ये एक ऐसे है जैसे कमिश्नर ने आपके फेवर में एक ऑर्डर जारी कर दिया। अच्छा, ये टाइम इसका खत्म हो रहा है तो मैं इसको लॉग ऑफ की, लेकिन ये चैप्टर भी नया शुरू हो गया है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए एक ही चैप्टर काफ़ी है। पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें, तो मैं इसको स्लाइड को जो है ना फिर कल इंशाल्लाह ताला ये आपको अगला चैप्टर कल कराते हैं, ठीक है। आज के लिए पहले वाला चैप्टर काफ़ी है, तो कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी और नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।